मैं अब्दुल जब्बार, आपका फिजिक्स टीचर, एक बार फिर फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, अब तक मैं सबको आशा करता हूं कि भी सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, अब तक जो हमने इसमें पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, वो पढ़ा है हमने Q = NE पढ़ा और हमने कूलाम का नियम पढ़ा। दो आवेशों के बीच में एक आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, उसका जो परिमाण होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसके बाद हमने पढ़ा कि परावैद्युतांक K बराबर εm/ε0। ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखना ना भूलें। इसके बाद हमने पढ़ा 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ 9 से शुरू करो, 9 पे खत्म करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E = F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, हम आवेश पर लगने वाले बल से गणना करते हैं। उसके लिए जो मात्रक है न्यूटन पर कूलाम, प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर, माइनस आवेश के कारण अंदर की ओर। इसके बाद हमने पढ़ा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r²। अब तक हमने जो है यहां तक ये चीजें हमने पढ़ी हैं। अगर हम बात करें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r²। हम बात करते हैं कि बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई ये हमारे पास में ये नया टॉपिक है। हमारे पास में ऐसे कई सारे चार्ज हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और यहां हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इस पर ये Q1, यहां पर ये Q2 और यहां पर ये Q3। तो Q1 की वजह से यहां पर जो फोर्स लगा वो बाहर की ओर लगेगा, इसे मैं बोलूंगा E1 और ये है आपका R1। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये रहा E2, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये है R2। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी मेरे बच्चे E3। अगर मैं इस बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूंगा, क्या बंद हो गया? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP = जो हो जाएगा वो तीनों वैद्युत क्षेत्र की सदिशयोग के बराबर होगा, यानी E1 + E2 + E3 इनके सदिशयोग के बराबर होगा। तो किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिशयोग के बराबर होता है। इसमें लिखेंगे किसी बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिख देते हैं कुल वैद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। बात क्लियर है भाई? सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग एक बहुत बड़ी चीज है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि प्यारे बच्चों, एक हमारे पास में ये क्यों आवेश है
और ये हमारे पास में प्लस का 2q आवेश है और इनके बीच की दूरी जो है वो a है। और इससे एक और पॉइंट में p ले लेता हूं, जिसकी जो दूरी है ये वाली यहां लिख लेते हैं, वो भी a है। इस बिंदु p पर इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। बिंदु P पर विजिबल, बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी मेरे बच्चों। ये हमारे पास में क्वेश्चन। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को समझते हैं। दोबारा से एक बार फिर डायग्राम बना लो भाई। इसका बहुत छोटा सा डायग्राम है। ये बिंदु P है, यहाँ +2q और यहाँ पर +q। इन दोनों के बीच की दूरी a है और इन दोनों के बीच की दूरी भी a है। बिंदु P पर +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर मान लो। बाहर की ओर मानना नहीं है ही, क्योंकि +q है तो बाहर की ओर होगी, माना E1 होगी। और सेम +2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अगर हम बात करेंगे तो वो भी बाहर की ओर होगी और वो मान लो E2 होगी। सही है। तो फिर E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 की वैल्यू हो जाएगी k, स्मॉल k को मैं मानता हूं 1/4πε0 को लिखने से बचना, स्मॉल k लिख दो। Q अपॉन, बताओ भी दूरी कितनी है यहां तक? ये a है और ये भी a प्लस a, कितने a? 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। अब बात करेंगे k Q अपॉन 2 2 जा 4 a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है a स्क्वायर। डायरेक्शन जरूर लिखो, बाहर की ओर, बाहर, बिंदु P से बाहर की ओर लिख लो बस यार, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें इसी प्रकार +2q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, और वो E2 जो होगी k 2q, अब चार्ज q ना होकर के 2q है इसलिए 2q लिखा, अपॉन यहां से यहां तक की दूरी a स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी? बाहर की ओर। अब मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर दो आवेश जो हैं, दो सदिश जो हैं जिनकी दिशाएं सेम हैं, ऐसे मान लो ये E1 ये E2, ये E1 और ये E2, तो E नेट क्या हो जाएगा? अगर सेम दिशा में है तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। किसी वजह से अगर कोई माइनस का होता तो उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती, तो फिर अब वो अंदर की तरफ होती तो फिर हो जाता, घट जाता, क्योंकि विपरीत आवेश आपस में घटते हैं। 90 डिग्री पर होती तो ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर का अंडर रूट, किसी एंगल थीटा पर होती तो प्यारे बच्चों ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e इंटू कोस थीटा, थीटा की जगह फिर कोई भी एंगल आ सकता था, 60 वगैरह जो भी था। चलिए, अब E1 की वैल्यू कितनी है? E1 की वैल्यू है k Q अपॉन 4a स्क्वायर। E2 की वैल्यू मेरे बच्चे क्या है? 2 बाहर ले लो, k Q अपॉन a स्क्वायर। तो अभी इसको हम देख सकते हैं और इसे हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सोल्व कर सकते हैं कैसे भी तरीके से। इसका k Q अपॉन a स्क्वायर इसमें से कॉमन लो, 1/4 प्लस इधर बचेगा आपका 2, इसके नीचे 1 ले लो। इसको सोल्व कर सकते हैं, k Q बाई a स्क्वायर, 4 एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद में इसमें ध्यान रखना है कि 1 प्लस ये हो जाएगा 8, तो आंसर हो जाएगा भाई 9/4। अपना आप कर लेना आगे, 9/4 k Q स्क्वायर, k Q अपॉन a स्क्वायर। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अभी इसका। ठीक है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं।
अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। इसी में अगला क्वेश्चन अगर मैं ऐसे बोल दूं कि इस 2q की जगह इसमें अगर मैं माइनस साइन रख दूं, क्या रख दूं भाई, माइनस साइन रख दूं, तो मुझे बताइएगा माइनस साइन रखने के बाद में अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी ये जो E2 है वो अब आ जाएगा इस डायरेक्शन में। क्या हो जाएगा भाई, इस डायरेक्शन में। और ये सब आपको अपना आप करना है। ये काम आपका क्या है, यही काम आपका जो है अपना आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आपस में घट जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो इसको दोबारा से एक क्वेश्चन बन गया ये, दोबारा से फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक चलेगा, बहुत ईमानदारी के साथ में बैठे रहना। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। वैद्युत क्षेत्र जो है काफी हद तक सही हुआ है, लेकिन अभी हमने जो पढ़ा है वो बिंदु आवेश की वजह से पढ़ा है कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे ये पॉइंट ना हो करके, इसे भी हटा देता हूं मैं, इसे भी हटा देता हूं भी, समझ लेना, ये पॉइंट ना हो करके कैसा हो जाए कि अगर आवेश समान रूप से किसी रेखीय कंडक्टर मानेंगे में समान रूप से वितरित हो, ऐसे, इसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अगर ये इसकी लंबाई L है तो इसका रेखीय आवेश घनत्व जो होगा लैम्डा को रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो होता है Q/L। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट होती है और लैम्डा का मान होता है रेखीय आवेश घनत्व। बात समझ में आती है, रेखीय आवेश घनत्व समझते हैं सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसे हम लैम्डा से नोट करते हैं, लैम्डा बराबर ये होता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यहां से, माफी चाहूंगा, यहां से ए दूरी पर एक पॉइंट में यहां पर P लेता हूं जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर बता देता हूं, ये जो मैं अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये बोर्ड में थोड़े कम आते हैं, है ना, CBSE या यूपी कम पूछती है, लेकिन ये नीट या IIT मेंस के लिए बहुत जरूरी है। जो नीट एस्पिरेंट है वो इसको बहुत आसान, उससे बहुत सही तरीके से देखें। अब अगर मैं इस बिंदु P पर इस आवेश की वजह से जो समान रूप से वितरित है पूरे रेखा में, पूरे कंडक्टर पर या पूरे चालक पर, ठीक है, समान रूप से वितरित है, ठीक है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हमने जो पढ़ा है मेरे बच्चों, वो पढ़ा के बिंदु आवेश की वजह से, ये बिंदु आवेश क्यों है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेता हूं, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E = K Q/r² होगी। इसमें बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो, ये तो हमने पढ़ा। अब कहेंगे सर बिंदु तो पढ़ा है, लेकिन भाई साहब हमने इतने बड़े से थोड़ी पढ़ा है, अब सर कैसे करें। अगर मैं कहूं कि भाई इसकी दूरी क्या लेंगे, मान लो हमने यहां से, इस पर आवेश क्यों है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं कि भाई यहां से लूं या यहां से दूरी लूं या यहां से दूरी लूं, तो दूरी लेने की भी एक दिक्कत है, क्योंकि ये तो जो आवेश है वो तो L लंबाई में है। एक बच्चा कह सकता है कि मास को हम, जो मास होता है उसके सेंटर में से ले लेते हैं, मध्य बिंदु से, क्योंकि वहां पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है। मास तो ठीक है, लेकिन चार्ज का कोई सेंटर नहीं होता है, सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता है कुछ भी मेरे बच्चे, ठीक है। तो फिर करें क्या। अब इसका तरीका यह है कि हम छोटे छोटे से स्ट्रिप ले लेते हैं, इतने से। एक मैं स्ट्रिप ले लेता हूं, छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूं, इसे मैं बिंदु आवेश की मानूंगा। इसकी चौड़ाई है dx और इस पर जो मास है वो है dq। क्या है भाई, सॉरी मास नहीं, चार्ज, इसका चार्ज है dq और चौड़ाई इसकी dx है, और ये इतनी छोटी है कि मैं इसे बिंदु आवेश मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं, बिंदु आवेश। तो फिर इसकी दूरी देखूंगा मैं यहां से यहां तक, और उसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। इसके बाद में ऐसे ऐसे मैंने इसको बहुत सारे, मैंने इसको बांट लिया चेन में ही, फिर एक यहाँ लिया स्ट्रिप, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, हर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। हर से हो सकता है कि ये ऐसे ऐसे 100 भाग हो, मैंने 100 से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और फिर उन सारे 100 को जोड़ दिया, तो पूरी स्ट्रिप से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। एक बच्चा कहेगा हाँ ठीक है सर, 100 से निकालना भी तो टफ है, लेकिन
मजबूरी भी तो हो रही है, हमें आवेश भी तो बिंदु चाहिए ना। बिंदु आवेश का मतलब हो सकता है कि एक बच्चा इसके 100 भाग नहीं 1000 भाग कर दे और सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, फिर सबको जोड़ दे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो जो 1000 भाग करेगा उसका जो आंसर है वो 100 वाले से अच्छा आएगा, क्योंकि उसने 1000 भाग करे हैं। 1000 भाग से वजह क्या थी कि उसने जो चार्ज है उसको बिल्कुल बिंदु जैसा बना लिया, क्योंकि हमने तो बिंदु आवेश पढ़ा ना कि बिंदु आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल के क्यू ओवर आर स्क्वायर। हमने इतने बड़े से नहीं पढ़ा, फिर भी हमने इसके स्ट्रिप में काट लिया। और फिर एक बच्चा कहेगा सर 1000 भाग को जोड़ना भी तो आसान काम नहीं है सर, पहले तो उसको करना फिर जोड़ना। इसका वजह क्या है, ये जो चीज लेकर गए हम मैथ वाले के पास में, फिजिक्स वाले, कि भाई साहब इन्हें जोड़ के दो। उसने कहा टेंशन मत लो, मैं जोड़ने का एक तरीका बताता हूं आपको, इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि किसी एक से निकाल लो स्ट्रिप से, और फिर इंटीग्रेशन जब निकालोगे तो सेम आंसर आएगा। तो भला हो कि हम मैथ वाले के पास गए, उसने हमें एक तरीका बता दिया इंटीग्रेशन। तो फिलहाल हम dx दूरी पर जाकर के, भाई छोटा भाई बच्चा है वो कई बार आ जाता है भाई, तो x दूरी पर जाकर के यहां पर हम एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं जिस पर एक बिंदु आवेश, बिंदु तो नहीं है लेकिन बिंदु जैसा ही है वो dq, और वो कितनी दूरी में है, dx दूरी में है। तो मैं यहां से x दूरी पर आकर के एक आवेश ले लेता हूं dq, और इसकी वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो मैं कहूंगा dq बहुत छोटे आवेश, बहुत छोटा आवेश, बहुत छोटा आवेश dq के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बताइए क्या आएगा। वो आएगा E इक्वल टू, अब छोटा आवेश है तो छोटा आवेश की वजह से DE 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ ओवर x स्क्वायर, क्योंकि दूरी है। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, हमें यह पता है कि जो लैम्डा होता है वो होता है Q बाई L, लेकिन हमने इसका भी लैम्डा निकाला छोटे से स्ट्रिप का, वो हो जाएगा dq बाई, अब L की जगह क्या लिख देंगे हम, dx। तो dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dx इक्वल टू dq, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे x को तो खींचना है, कहां से, a से लेकर के a प्लस एल तक, a से लेकर के a प्लस एल तक। तो फिर हमारे पास में dq की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में कि प्यारे बच्चों DE, क्या बच्चे, DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ की जगह लैम्डा dx ओवर x स्क्वायर, अब क्या करेंगे, अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेट, क्या करेंगे, समाकलन। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों और समाकलन करने पर, जब मैं दोनों ओर का समाकलन करूंगा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाहर, 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सॉरी ये हो जाएगा आपका dx। ये क्या था, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल ली, और आपको पता भी होना चाहिए ये 1 है, 1 का DE के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 का DE के रेस्पेक्ट में आ जाएगा E। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या मैं ऊपर लिख लेता हूं, 1 का DE के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा E। अब यहां आ जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने बेटे बाहर निकाल लिया, और साथ ही साथ जो लैम्डा है वो भी बाहर आ गया। ठीक है, अब यहां पर जो है 1/x स्क्वायर का समाकलन मैं यहां बता देता हूं आपको। समाकलन निकालने का तरीका क्या है, x स्क्वायर dx है, या x की पावर n है, तो ये हम x की पावर n+1 अपॉन n+1 लेते हैं।
प्लस का एक कांस्टेंट भी ले लेते हैं, अगर हमें इनिशियल कंडीशन का भी कहीं यूज हो जाए तो इस बात को समझ लेना, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1/x² तो इसे x की पावर -2 कर लो, एक ही बात है भाई। भाई x² जो है ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगा, और x की पावर -2 का मतलब -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी x की पावर -1 अपॉन -1। भाई -2 में से +1 क्या -1, तो माइनस x की पावर -1, तो -1/x बचा बेटे, -1/x बचा। तो मैं इसका समाकलन करूंगा, तो अभी एक चीज और भी समझना भाई, इसमें कहीं ना कहीं हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, a से लेकर के a + l तक। तो a से लेकर के लोअर लिमिट a है, और फिर मुझे a + l तक जाना, a तो था ही, इसमें l जोड़ दो, तो फिर a से लेकर के a + l तक। तो 1/x² का अभी मैंने निकाला, ये देखिए भाई -1/x, यहां निकालने की जरूरत नहीं है, बस निकाल के रख दो डायरेक्ट, a से लेकर के a + l तक, अपर लिमिट है इसकी a + l। तो बस हो गया काम। E = लैम्डा 1/4πε0 और a + l अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट क्या है a, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1। ये ऐसा करो, ये माइनस पहले ही बाहर ले लो, ठीक है, हो गया। अब ये माइनस आएगा और x की जगह a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास में फॉर्मूला बना इसका, और इस तरीके से फॉर्मूला क्या, ये एक इसका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि लीनियर में आए, वो क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, ऐसे। तो इस पर जो चार्ज है वो देख लेना मेरे बच्चे। अब जो इसकी लेंथ है, हमने पिछली लेंथ जो थी वो a और a से l तक जोड़ी, लेकिन यहां पर जो है, इस बात को समझ लेना, यहां पर क्या है कि यहां पर हम एंगल से जोड़ेंगे कि ये 0 से लेकर पाई तक घूम रहा है। अगर ये कंप्लीट घूमता है ऐसे, तो फिर 0 से लेकर 2π तक, जैसे यहां a से लेकर के a + l तक, यहां 0 एंगल से लेकर के पाई तक। तो मैं क्या करता हूं, यहां से अगर इसकी ये a है, यहां से मैं ऐसे थीटा एंगल पर जाकर के एक छोटी सी स्टेप ले लेता हूं d थीटा। क्या ले लेता हूं भाई, देखो ये जो है थोड़ा सा गलत बना, बिल्कुल यहां से बनना चाहिए। ये एंगल बना हमारा d थीटा एंगल पर जाकर के मैंने एक एंगल ले लिया d थीटा, और सारी स्ट्रिप को छोड़ करके ये स्ट्रिप है आपकी dx, क्या है भाई, dx लंबाई की है, और इसमें जो है ये है आपका dq, इस पर चार्ज है इतनी स्ट्रिप पर, मात्र इतनी स्ट्रिप पर, और ये एंगल हमने ले लिया कितना भी आपका d थीटा पर जा करके। लो मैंने इसे कलर भी चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक बच्चा कहेगा सर लैम्डा = अगर इस पर क्यू चार्ज है, समान रूप से वितरित है, तो क्यू अपॉन यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है मेरे बच्चे। एक बच्चा कहेगा सर पूरे की लंबाई होती है 2πr और आधे की लंबाई हो जाएगी πa। कितनी हो जाएगी भाई, πa। समझते रहे ना बात को, देखो ईमानदारी के साथ को। तो लैम्डा = q/πa, q/πa, पाई मतलब 2πr की जगह आधा πa, इसका रेडियस जो है वो मैंने a ले लिया, तो ये लैम्डा की वजह। अब हम बात करेंगे कि थीटा पर जाकर के d थीटा, और d थीटा को फिर हम क्या कर देंगे, वेरी कर देंगे 0 से लेकर के पाई तक। तो d थीटा की वजह से देख लेते हैं कितना आएगा। ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में आर्क है, ये एंगल है, तो मैं इसको ये भी लिख लेता हूं अभी, d थीटा = d आर्क, यानी कि आर्क ओवर रेडियस। तो d थीटा = कितना हो जाएगा भाई, dx/a, और फिर हम dx की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। अभी इसको खैर बाद में देखेंगे, अभी हम बात करते हैं कि इस स्ट्रिप की वजह से, dq की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो बनेगा आपका सॉरी हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र dq आवेश की वजह से, dq। हाँ अभी यार इसमें 2-3 बात और भी थी, समझ लेना भी पहले ईमानदारी के साथ में, कुछ गड़बड़ हो रही है। देखिए यहां से हमने ऐसे लिया, अब इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो बाहर की ओर आएगा,
पहले ही समझो कहाँ आएगा भाई, ये बाहर की ओर आएगा। बात क्लियर है। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो EA है, ये आएगा बाहर की ओर। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। अब एक बात समझो, अब इसमें ये ऐसे है और ये ऐसे है। अब इसके लिए देख समझ लीजिएगा, ये कैंची बन रही है, ऐसे मान के चलो, ये तो ऐसे आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा ऐसे। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ई के, एक कंपोनेंट बनेगा थीटा की तरफ और एक कंपोनेंट बनेगा 90 माइनस थीटा की तरफ। जब मैं इसे थीटा की तरफ घुमाता हूं तो हमेशा कोस आएगा, ये हो जाएगा ई कोस थीटा। और जब मैं इसे 90 माइनस थीटा की तरफ घुमाता हूं तो ये आ जाएगा ई साइन थीटा। सिमिलरली बिल्कुल इसका एक मिरर बनाते हैं और एक कंपोनेंट हम इस साइड भी देख लेते हैं इसका, और उसकी वजह से ऐसे बनेगा। और यहां भी हम देखते हैं कि इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस साइड में बनेगा, इसको मैं बोलूंगा ई कोस थीटा, थीटा की तरफ जो घुमाएंगे, और इसे मैं बोलूंगा ई साइन थीटा। क्या बोलूंगा? ई साइन थीटा। अब यहां हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स ई कोस थीटा और ई कोस थीटा, जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो आपके अपोजिट एंड इक्वल है, इसलिए वो कट जाएंगे। जबकि इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है ई साइन थीटा, यानी कि ये वाले जो कंपोनेंट हैं, ये वाला जो घटक है किसका, ई का, वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसमें लिख देंगे कि क्षैतिज घटक आपस में कट जाएंगे, क्षैतिज घटक आपस में घट जाएंगे, घट ही जाएंगे या कट जाएंगे भी लिख सकते हैं। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे भाई? क्योंकि सेम डायरेक्शन, जुड़ जाएंगे। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि, और ये बात समझ लेना कि ये DE है, क्योंकि छोटे से स्ट्रिप की वजह से काम चल रहा है। तो फिर मैं बोल सकता हूं जो E आएगा सबकी वजह से, वो क्या आएगा भाई आपका, DE साइन थीटा टोटल, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसमें, डियर स्टूडेंट अगर हम बात करें तो फिर ई नेट कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? वो हो जाएगा आपका DE साइन थीटा। अब ये डी थीटा नहीं आएगा। अब हम बात कर, इंटीग्रेशन क्यों लगाया? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप हैं, इसलिए उनका हमने इंटीग्रेशन लिया। डी नेट का मतलब वही कि बहुत सारे ई जो हैं वो जुड़ गए, और जोड़ने का काम किसने करा? इंटीग्रेशन करने करा। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो DE है, DE क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा आपका K DQ ओवर यहां से लेकर यहां तक, यह है आपकी A²। अब मैं यहां पर DQ और DQ को भी चेंज कर देंगे, या फिर अब ई नेट जो हो जाएगा उसको समझो, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन DE की जगह K DQ ओवर A² साइन थीटा। देखो समझते हैं ना बात को, ठीक है। इधर से मैं हटा देता हूं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें, देखिए ये देखिए मेरे बच्चों, अरे भाई ई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या भाई, के हमने बाहर ले लिया, A² हम बाहर ले लेंगे। अब ये बचेगा हमारे पास में DQ साइन थीटा। देखिए हमारे पास में जो वैल्यू है, जो हमारे पास में लिमिट है, वो 0 से लेकर पाई तक जाना है, इसलिए DQ को हटाओ। DQ को हटाने का तरीका क्या है भाई? DQ को हटाने का तरीका हमारे पास में ये भी होता है कि DQ बराबर जो है वो हो जाएगा आपके पास में, या फिर जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा आपका DQ बाई DX। तो फिर क्या हो जाएगा ये? तो DQ बराबर हो जाएगा
लैम्डा dx। अभी भी हमारे पास में x को वेरी नहीं कराना, हमें वेरी कराना है डी थीटा को, इसलिए dx को भी चेंज कर देते हैं। और dx को चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं कहूंगा कि एंगल जो डी थीटा है वो आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो मेरे बच्चे फिर मैं कहूंगा भी dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियस, यानी ए डी थीटा। अब मैं dx की जगह ए डी थीटा भी रख दूंगा। तो आप पहले तो है dq की जगह क्या रखोगे, dq की जगह क्या रखोगे, लैम्डा dx। तो फिर यहां ही रख देते हैं भाई, ई नेट को मैं यहां लिख देता हूं, ई नेट इक्वल टू के अपॉन ए स्क्वायर, dq की जगह लैम्डा dx साइन थीटा। सही है भाई। अब मैं और क्या लिखूंगा, और मैं लिखूंगा, देखिए ये भी समझ लेना कहां से, अभी आगे चलते हैं। अब मैं dq की जगह लिख दिया, अब मैं dx की जगह क्या लिखूंगा, ए डी थीटा इसकी जगह। तो फिर ई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा k अपॉन ए स्क्वायर, मेरे बच्चे dx की जगह लिखूंगा ए डी थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा को पहले लिख लो और यहां लिख देंगे डी थीटा। अब डी थीटा को हम वेरी कर सकते हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई तक, क्योंकि यहां हमारे पास में ये 0 है, 0 से लेकर के पाई तक घूम रहे। ठीक है, तो ए बाहर निकाल लेंगे, तो ये जो हो जाएगा फिर आपका के ओवर ए बचेगा, क्योंकि इससे कट जाएगा, और 0 से लेकर के पाई, और यहां लिखेंगे हम साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा माइनस के कोस थीटा। क्या हो जाएगा भाई, माइनस के कोस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका के ओवर ए और माइनस के कोस थीटा, माइनस को बाहर ले लो और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, 0 से लेकर के पाई। अब मुझे बताओ, ये हो जाएगा माइनस के ओवर ए, के ओवर ए, अपर लिमिट कोस पाई माइनस लोअर लिमिट कोस थीटा, कोस 0, सॉरी कोस 0। अब हमारे पास में, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं भी, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना क्योंकि नीचे चमकेगा नहीं, माइनस के ओवर ए, तो माइनस के ओवर ए। अब बताओ भाई, कोस पाई, कोस 180 की वैल्यू -1, ये माइनस, और कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2k ओवर ए, 2k ओवर ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ई नेट, तो ये ई नेट हो जाएगा 2k ओवर ए। बात खत्म हो गई। ये हमारे पास में के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दोनों डेरिवेशन पर कई बार आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, लगे रहिएगा, देखते रहिएगा। आज के जो दोनों टॉपिक थे ये थोड़ा सा कंपटीशन के लिए आते हैं, कल मैं इसके ऊपर और भी क्वेश्चन दूंगा। थैंक यू वेरी मच।